दिनों बाद कोरोना का समय चल रहा है, काफ़ी दिनों बाद वीडियो बन रहा है, लेकिन जो आज वीडियो बन रहा है बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हर पेट्स पालने वाले को, हर पप्स पालने वाले के लिए ये जानकारी शायद पहले कभी नहीं मिली होगी जो आज मैं आपको दे रहा हूँ। स्टार्ट में कर रहा हूँ वैक्सीनेशन फेलियर इन पप्स। देखिए, बड़े डॉगों में वैक्सीनेशन फेलियर होने को मतलब नहीं हो जाए, फेलियर भी हो जाए वैक्सीनेशन तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता, सिर्फ कैनाइन डिस्टेम्पर बीमारी छोड़ के। लेकिन आज जो इस वीडियो में जो बात होगी पप्स की होगी, 3 महीने से 4 महीने छोटे वाले पप्स की। ठीक है, आपका पप्स आपने खरीदा, कहीं से भी लाए, ब्रीडर के यहाँ से जैसे भी, और डॉक्टर के यहाँ आप ले गए और डॉक्टर साहब ने उसको चेक किया, बिल्कुल नॉर्मल है, बुखार नहीं है, खा पी रहा सही, और डॉक्टर साहब ने वैक्सीन लगाई और लगा के आपको दे दी। ठीक, आप घर ले आए। दूसरे दिन क्या होता है, पप्स वॉमिटिंग शुरू करने लगता है, लूज मोशन, और वो ब्लड के साथ, ब्लडी डायरिया, ब्लडी वॉमिटिंग, कहने मतलब पार्वो बीमारी शुरुआत हो गई। कहाँ तो आप गए थे पार्वो बीमारी ना हो उसका वैक्सीन लगाने के लिए, यहाँ उल्टा पड़ गया तो पार्वो बीमारी बन गई। अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब ये तो आपके इंजेक्शन की वजह से हो गया। बिल्कुल सही है, डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाया और बीमारी बन गई। और डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, डॉक्टर साहब ये कहेंगे इसमें पहले से ही वायरस था, हमने वैक्सीन लगाई और वायरस एक्टिवेट हो गया, नो डाउट। इसमें क्या है, बीमारी प्री इनक्यूबेशन फेस में होती है जो, लेकिन ये बहुत कम होती है, 5 से 10% ही पप्स में होती है। हर पप्स में ऐसा नहीं होता कि वैक्सीन लगाई पप्स बीमार पड़ गया। तो और 5% ही ऐसे पप्स होते हैं वैक्सीन लगाई और ये पप्स बीमार पड़ जाते हैं, वो भी 2 महीने के, 2.5 महीने, 3 महीने पहला, जब वैक्सीनेशन लेट हो जाता तब ऐसा होता है। लेकिन मामला फंस गया, आप कहें डॉक्टर साहब की बीमारी, आपकी वैक्सीन की वजह से मेरा पप्स बीमार पड़ा है, और डॉक्टर साहब कहेंगे कि नहीं इसमें पहले से बीमारी थी, जो बिल्कुल सही है। और पप्स आपका 2-3 दिन के अंदर काफ़ी कोशिश करने के बाद वो डेथ हो गई। अब मामला थोड़ा डिस्प्यूट हुआ कि डॉक्टर साहब आपकी, नहीं ओनर तो कहेंगे नहीं डॉक्टर साहब आपकी वैक्सीन की वजह से मेरा पप्स एक्सपायर हुआ। तो चलिए इसमें आपको समझाने की कोशिश और बहुत सही जानकारी मैं दूंगा, और वीडियो लंबा रहेगा नो डाउट, लेकिन आपकी लाइफ में ऐसी जानकारी शायद नहीं मिली। अब मैं सावधान इंडिया की तरह आपको 3 महीने पीछे ले चलता हूँ, जब पप्स अपनी माँ के पेट में बन रहा होगा या बनने की तैयारी कर रहा होगा। ठीक है, क्या होता क्या है, किसी के मेल फीमेल है दोनों, और वो जब मेटिंग होने को होती है उससे पहले उसकी ब्रीडिंग डिवॉर्मिंग होती है और वैक्सीन लगाई जाती है, जिससे कि वैक्सीन लग जाए प्रेग्नेंट होने से पहले, यानी कंसीव होने से पहले जो पिल्ले की माँ है उसके अंदर वैक्सीन लग जाए, और उससे जब पिल्ला पैदा हो तो उस पर नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी के द्वारा बनी बनाई एंटीबॉडी उसके अंदर आए, तो जिससे उसकी इम्यूनिटी बनी रहे, पप्स बीमार ना पड़े। ठीक है, नंबर 1। ठीक है, अब क्या हुआ, वो फेस आपको तो पता ही नहीं है कि जब पिल्ला आपने लिया, क्या उसकी माँ को कंसीव होने से पहले डिवॉर्मिंग और वैक्सीन बीमारियों लग चुकी थी कि नहीं, आपको पता नहीं। ठीक है, आगे वाली ये फेस होता है। कुछ अच्छे लोग क्या करते हैं, उसको कंसीव कराने से पहले डिवॉर्मिंग करा देते हैं और वैक्सीन लगाते हैं, जैसे पिल्लों में बीमारी ना आए। ठीक है, एक और शेड्यूल होता है, नहीं लगा पाए कंसीव होने से पहले या मेटिंग से पहले, आप वैक्सीन ना लगा पाए ना डिवॉर्मिंग करा पाए, तो जब मिड प्रेगनेंसी हो गई, आपको लगा डॉग कंसीव है, तो आप डिवॉर्मिंग तो नहीं करा सकते, वैक्सीन लगा सकते हैं मिड प्रेगनेंसी में। कुछ कंपनियों की आती हैं वो लगाए, तो आप वो वैक्सीन लगेगी मिड प्रेगनेंसी में, जिससे जब बच्चे पैदा हों 1 महीने बाद, यानी 60 दिन में बच्चे पैदा होते हैं, तो उसमें एंटीबॉडी पिल्ले में आ जाए। एक तो ये दूसरा शेड्यूल। तीसरा क्या, जब पिल्ले की माँ कंसीव थी, कहीं उसको बीच में टिक फीवर तो नहीं हुआ है, ब्लड पैरासाइटिक कोई डिसीज तो नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो डॉग का नुकसान हो रहा है टिक फीवर से, ब्लड पैरासाइट से हो रहा है। ये यूरोप में ऐसी चीज़ें नहीं हैं, आप चले जाइए फ्रांस में, जर्मनी में और अमेरिका में, ये टिक फीवर का ज़्यादा वहाँ चक्कर नहीं है तो बहुत कम है, कंट्रोल एबल है, क्योंकि वो लोग भली भांति अच्छी तरह से अपने डॉग का ब्लड रेगुलर चेक कराते हैं, जो हिंदुस्तान में अभी शुरुआती फेस में है। वो भी ब्लड टेस्ट भी नहीं हुआ माँ को, बाई चांस, और ना न्यूट्रिशनल डाइट बहुत अच्छी मिली और पिल्ला आपका पैदा हो गया, 1 दिन का हो गया। ठीक है, आगे क्या होता है, फिर पिल्ला जाओ, अब देखिए अब क्या, अब पिल्ला जब 20 दिन का हो गया तो पहली डिवॉर्मिंग होगी, मतलब पैदा भी हो गया और 20 दिन का भी, माँ का काम तो पूरा हो गया। माँ के फेस में क्या हुआ, ना तो माँ कंसीव थी तब वैक्सीन लग पाया, और कंसीव हो गई मिड प्रेगनेंसी में तब भी वैक्सीन नहीं लग पाया। ठीक है, और अब बच्चा पैदा हो गया।
बच्चा पैदा हो गया, बड़ा भी होने लगा, माँ का दूध भी पी रहा है, लेकिन माँ के दूध तो पी रहा है, लेकिन माँ के दूध में इतनी एंटीबॉडी नहीं होगी कोलेस्ट्रॉल में। ठीक, तो अब बच्चा आपको खतरे की तरफ कैसे जाता है, देखिए आपको जाएगा। जब बच्चा 30 दिन का तो पहली डिवॉर्मिंग हो जानी चाहिए थी और रेगुलर होती है जब बच्चा 20 दिन का होता है। ठीक है, अब हुई है नहीं हुई है वो तो आपको जहाँ से पप्स लेते हैं वही आपको सारी जानकारी देते हैं। कुछ अच्छे लोग कराते हैं और जो कुछ लोग नहीं कराते, भाई चलो भाई जो पिल्ला लेगा वही लगाता रहेगा। ठीक, अब डिवॉर्मिंग भी नहीं हुई 20 दिन पर, जब पिल्ला आपका 30 दिन का आ गया, 30 दिन पपी डीपी लगती है। देखिए ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट, लगेगी कि नहीं लगेगी कैसे, देखिए पपी डीपी नहीं लगेगी, कब नहीं लगेगी, जब आपने मैटिंग के टाइम पर आप माँ को वैक्सीनेट कर चुके हैं, नहीं कर चुके मिड प्रेगनेंसी में तब माँ को आप वैक्सीनेट कर चुके हैं, तो ऐसे पिल्ले में पपी डीपी नहीं लगेगी। और आपके कैनल में घर में कोई उससे पहले पार्वो से या कैनाइन डिस्टेंपर से कोई डेथ नहीं हुई है तो पपी डीपी नहीं लगेगी। पपी डीपी कब लगेगी, माँ को नहीं लगी और आपके कैनल बीमारी फैल चुकी है और जहां पिल्ला जा रहा है उस घर में पहले से पप्स पार्वो से या कैनाइन डिस्टेंपर से मर चुका है तो आप पपी डीपी लगाएंगे, अन्यथा पपी डीपी नहीं लगाएंगे। फिर आगे वाले फेज में जाइए, जब पिल्ला आपका 1.5 महीने का होगा तब कहानी शुरू होगी। ये ऐसा क्रूशियल पॉइंट है, यहाँ कोलेस्ट्रम की एंटीबॉडी खत्म होने को होती है और शरीर की एंटीबॉडी बनने को होती है, यानी शिफ्ट चेंज होती है बॉडी की। कैसे, जैसे एक कर्मचारी ड्यूटी खत्म होगी दूसरे को शिफ्ट होगी तो उनको शिफ्ट करानी है, तो वहां उसी पॉइंट पे वैक्सीनेट कर दिया जाता है। तो सबसे एक्यूरेट पॉइंट है 1.5 महीने पर वैक्सीनेशन कराना, पिल्ले का सबसे बेस्ट टाइम है। पपी डीपी कब लगती है वो मैंने बता दिया आपको। पपी डीपी कभी नहीं लगानी चाहिए, कभी नहीं लगानी चाहिए जब तक आपका कैनल में बीमारी ना फैली हो, आपके यहाँ कोई डेथ नहीं हो चुकी हो पार्वो से या कैनाइन डिस्टेंपर से, और उधर माँ को ना तो कंसीव के टाइम पे वैक्सीन हुई है और ना मिड प्रेगनेंसी में। ठीक है, और पपी डीपी अब आगे 45 दिन पर पहला वैक्सीन लगेगा। 45 दिन का ऐसा पॉइंट माना जाता है यहाँ शरीर की बनी हुई एंटीबॉडी कोलेस्ट्रम की वो एंटीबॉडी खत्म होने लगती है। अब वैक्सीनेशन होगा, वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन होगा, यानी अब तो पिल्ला बनी बनाई खा रहा था, बनी बनाई एंटीबॉडी खा रहा था पिल्ला पप्स 45 दिन तक किससे सुरक्षित रहता है, माँ की बनी हुई एंटीबॉडी से, माँ के बने हुए खाने से। खाने का मतलब नहीं, इम्यूनिटी वो माँ के कोलेस्ट्रम से आई थी, वो 45 दिन तक चलती है, उसके बाद वो खत्म हो जाती है। फिर पिल्ले का शरीर एक्टिवेट करता है, पिल्ले को हम पप्स को वैक्सीनेशन लगाते हैं पहला। ठीक है, यहाँ 45 दिन से शुरुआत होगी, पहला वैक्सीन लगेगा। यही क्रूशियल पॉइंट है, डॉक्टर साहब के यहाँ 45 दिन पर लगा और मां का कोलेस्ट्रम की एंटीबॉडी न्यूट्रल हो चुकी होती है। ठीक है, और नई एंटीबॉडी बनने में कितना समय लगता है, 30 दिन। आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन जब भी पोलियो ड्रॉप पिलाता है क्या कहते हैं, महीना टू महीना, यानी 32 हर महीने पोलियो ड्रॉप, हर महीने यानी 30 दिन। डॉक्टर ने 45 दिन में वैक्सीन लगाई तो उसकी एंटीबॉडी कब बनेगी आपको, अगले 75 दिन पे, यानी 1 महीने बाद। ये भी कह सकते 21 दिन, लेकिन 21 दिन के चक्कर मत रहिए, 1 महीना 1 मंथ इंटरवल ऐसे याद करिए। ठीक है, जैसे अमिताभ बच्चन कहते हैं हर महीने वैक्सीनेशन पोलियो का, उसी तरह। अब 45 दिन पर लगी तो पिल्ले को जो पप्स है आपको, ना तो मां से एंटीबॉडी मिली नहीं है उसको, ना तो पपी डीपी लग पाई है, ना प्रेग्नेंट था जब लग पाई है, ना जब वो कंसीव हुई थी तब, तीनों ही स्टेज खाली चली गई। देखिए कहां गलती हो गई, तीनों स्टेज में वैक्सीन नहीं लगी और आपके पास पिल्ला आ गया 45 दिन का। अभी उसे 30 दिन और चलना है, अब एंटीबॉडी उसकी बॉडी में है ही नहीं, तीनों स्टेज में वैक्सीन लगी नहीं, और माँ के कोलेस्ट्रम से, माँ के दूध से आएंगी, वो 3 हो गए 0। अब कहानी अब देखिए कैसे क्लियर हो रही। अब ऐसा पिल्ले को डॉक्टर ने वैक्सीन लगाई तो निश्चित जाएगा, वो एक्सपोजर होने के चांस हैं। और एक पिल्ला दूसरे पिल्ला सज्जन लेके आ रहे हैं, उसमें एंटीबॉडी है, उसकी माँ को वैक्सीन लग चुकी जब वो कंसीव थी या कंसीव होने से पहले, या पपी डीपी वाला पिल्ला उनके पास आया हुआ है। पपी डीपी वाले पिल्ले को जब 45 दिन में वैक्सीन लगेगी उसमें एंटीबॉडी है, गुड, वो एक्सपोजर करने के चांस कम है। 2 पिल्लों की बता रहा हूं, एक में वैक्सीन, उसके एक पिल्ले की मां को वैक्सीन लग चुका है
और नहीं लगाया तो उसको पपी टिपी लग चुकी है, और 2 पिल्ले हैं 45-45 दिन के, एक पिल्ले को ना तो माँ को लगी ना पपी टिपी लगी और आपके पास है। दूसरा पिल्ला है उसको एक शॉट लग चुका है, यानी पपी टिपी लग चुकी है, या उसके माँ जब कंसीव थी तब लग चुकी, तो उसकी यानी उसके अंदर बनी हुई एंटीबॉडी है जो अब 1 महीने तक काम करेगी, 45 दिन से 75 दिन तक काम करेंगी। और 75 दिन तक जो वैक्सीन लगाई पहली डॉक्टर साहब ने, उससे एंटीबॉडी बनना शुरू होगी, वो कहेंगे एक्टिव इम्यूनाइजेशन। ये जो एक्टिव इम्यूनाइजेशन होगा, जो एंटीबॉडी अब बन रही है पिल्ले के अंदर, पिल्ला खुद बना रहा है एंटीबॉडी, वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन, वो एंटी जिंदगी भर साथ देती है। 45 दिन पर लगी लगना, 45 दिन में जो वैक्सीन लगी उसने एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दी, और अगले 75 दिन पर वैक्सीन बन गई, एंटीबॉडी फुल नहीं बनी। फिर डॉक्टर साहब ने उसको रीवैक्सीनेशन कर दिया 75 दिन पर, यानी दूसरा शॉट लगा दिया, फिर एंटीबॉडी बनने लगी, फिर हो गए 103 दिन, यानी 3 महीने का पिल्ला हो गया, फिर तीसरी वैक्सीन लग जाएगी। इस तरह 3 वैक्सीन लग गई और अच्छी खासी एंटीबॉडी पिल्ले ने खुद अपने बॉडी में बना ली, पप्स ने अपनी बॉडी में। इसे बोला एक्टिव इम्यूनाइजेशन। ये जिंदगी भर एंटीबॉडी चलती रहती है, और अब पिल्ला आपका हर साल वैक्सीनेट होता रहेगा, 10-15 साल चलता है। इसे बोलते हैं बूस्टर। तो कहां से कहानी शुरू हुई? मां के पेट की एंटीबॉडी वायरस यानी पारो बीमारी है, वो 45 दिन तक चलती है और आगे तक भी चलती है। समझ रहे मेरी बात? तो मां के पेट से आई, कोलेस्ट्रम में आई और उसने पिया और वो आगे चली, लेकिन वो चलती है कम से कम सेकंड वैक्सीनेशन तक, जब तक पिल्ला अपनी एंटीबॉडी बना लेता। हुआ क्या, डॉक्टर साहब ने 45 दिन वैक्सीन लगाई, उधर से कोई एंटीबॉडी थी नहीं, और पिल्ला पहले वैक्सीनेशन और दूसरे पिल्ले के बीच में बीमार होने के चांस हैं। कभी कभी दूसरे के बाद भी चांस रहते हैं, क्योंकि मां ने तो कुछ दिया ही नहीं ना, मां से उसको जीवन में कहने मां से कुछ मिला ही नहीं, मां से कोई एंटीबॉडी मिली नहीं, ना पपी टीपी लगी, ना जो शॉट 2 लगते हैं प्रेगनेंसी में वैक्सीन लगती है, और जब कंसीव होती जब कोई वैक्सीन लगी। अब ऐसे पिल्ला खतरा ज्यादा आएगा। सही पिल्ला कौन सा है? कम से कम एक मां के पेट में एक वैक्सीन लग जाए, नहीं है तो पपी टीपी लग जाए, ठीक है, वो पिल्ला सही है। अब देखिए, अब क्या है, पप्स में वैक्सीनेशन फेलियर क्यों होगा, ये क्यों होता है? एक पिल्ले का खान पीन सही नहीं है, एक मेन तो एंटीबॉडी है मां से कम मिली, और दूसरा वैक्सीनेशन आप लेट करवाए, आपने 2 महीने 3 महीने पे। ऐसा केस हुआ मेरे साथ, 3 महीने में वैक्सीन कराने लाए, मैंने पहला वैक्सीन लगाया, उसके बाद पिल्ला बीमार पड़ गया। वो कहें डॉक्टर साहब आपकी इंजेक्शन की वजह से। हमने उनको समझाया तो बात माने कि हाँ गलती कहाँ थी, ठीक। दूसरा, अब आपको वैक्सीनेशन फेलियर कैसे होता है? नंबर 1 पप्स की डिवॉर्मिंग मैं एक एक करके बताऊंगा जो फैक्टर हैं जो पप्स की फेलियर में कॉज होते हैं। नंबर 1 डिवॉर्मिंग, पिल्ले की डिवॉर्मिंग 20 दिन का जब बच्चा होता है जब से शुरू हो जाती है, नंबर 1, ठीक है। जब डिवॉर्मिंग हर महीने तक होती रहेगी, 6 महीने तक, पहले महीना, दूसरा 3-6 महीने तक, उसके बाद 3-3 महीने में पूरी जिंदगी भर, या 4-4 महीने का अंतराल पूरी जीवन भर डिवॉर्मिंग होती रहती है। डिवॉर्मिंग के शेड्यूल अब आप देख लीजिए, डिवॉर्मिंग पिल्ले की 20 दिन पर हुई है कि नहीं, जो आपके पास पिल्ला आया है। तो इतना वीडियो सुनने के बाद आप पता चल जाए गलती कहाँ हो रही है, कहाँ हुई है। या गलती मत कहिए, कमी कहिए, गलती किसी के ऊपर मत डालिए। उसका खाना पीना कैसा है, न्यूट्रिशन डाइट क्या है। आप लाए घर को पिल्ले को, आप खाली दूध पे रोटी पे रखे हुए नहीं, डॉग फूड की भी जरूरत है, अच्छी क्वालिटी का पप्स है तो पनीर की, डॉग फूड मत दीजिए, कम से कम पनीर, न्यूट्रिशनल डाइट, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, एक डॉक्टर से चार्ट बनवा करके। और पिल्ले का मैनेजमेंट क्या है, घर में पिल्ला आ गया, अब पिताजी करें नहीं भगाओ इसको, मम्मी और बेटे करें नहीं मैं पालूंगा, तो इन चीजों को पिल्ला फील करता है। पिल्ले को एक जना डांट रहा है, एक जना प्यार कर रहा है, नहीं, बिल्कुल हेल्दी एनवायरमेंट रखिए, सारे लोग प्यार कीजिए। जब प्यार करेंगे तो टचिंग होती है, तो उससे हार्मोन्स निकलते हैं, वो हार्मोन्स भी एंटीबॉडी बनाने में बड़े सहायक होते हैं। पिल्ले को आप बेवजूद डांटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, तो बड़े प्यार से रखेंगे तो वो खुश रहेगा, तो हार्मोन्स बनेंगे, हार्मोन से एंटीबॉडी बनने में सहायक होगा। साफ सुथरा हाइजीन रखिए, ये नहीं आपने पिल्ला लाया चौकीदार के साथ गेट पर बांध दिया, डिब्बे में रख दिया, छोटे पिल्ले को जंजीर से बांध दो, उससे बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, डिप्रेशन में जाएंगे, हार्मोन्स कम बनेंगे, एंजाइम कम बनेंगे और एंटीबॉडी कम बनेंगे। बस
सारा मामला एंटीबॉडी का है। ठीक है, न्यूट्रिशनल गुड हाउसिंग, उसका जो पिंजड़ा है साफ सुथरा होना चाहिए, घर भी अच्छा होना चाहिए। अब क्या है, आपका वैक्सीनेशन पिल्ले का हो गया, उसके अंदर एंटीबॉडी बन रहे हैं कि नहीं, इसकी क्या गारंटी है? हिंदुस्तान में बहुत रेयर है कि आप ऐसे कोई टेस्ट हो, हैं लेकिन बहुत महंगे टेस्ट हैं कि आपने वैक्सीन लगाई या जिस टाइम आप वैक्सीन लगा रहे हैं उस टाइम एंटीबॉडी का टाइटर क्या है, कितनी एंटीबॉडियां पारो बीमारी से खिलाफ लड़ने के लिए शरीर में। ऐसे टेस्ट कम है लेकिन बहुत महंगे, कोई कराता नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कोई कराता होगा हिंदुस्तान में, बता रहा हूँ 1% 0.001 कोई कराते होंगे तो होंगे अनिल अंबानी की फैमिली से। ठीक है, पहला वैक्सीनेशन 45 दिन पर, दूसरा होगा आपका 75 दिन पे। इसके बीच में एंटीबॉडी बन रही है कि नहीं बन रही कोई पता नहीं, इसी से आइडिया लगाते हाँ हेल्दी पिल्ला है तो बन रही होंगी बस। दूसरा वैक्सीन 75 दिन पे लग गया, फिर एंटीबॉडी बन रही है कि नहीं बन रही है, नहीं हेल्दी है तो बन रही होंगी, ऐसे आइडिया लगा लिया जाता है हिंदुस्तान में। ठीक है, और क्यों नहीं, जब हेल्दी शरीर है तो बन रही होंगी। ठीक है, वैक्सीनेशन फेलियर कैसे होता है, देखिए आप पिल्ला का वैक्सीन लगा के आए, उस बीच में पिल्ले को टिक फीवर हो गया और क्रॉनिक टिक फीवर होगा, उसको पता ही नहीं चलेगा, हल्का बुखार बना रहता है। डॉक्टर साहब मेरे पिल्ला का तो 103 रुपये खाता पीता रहता है। ये क्या 103 पिल्ला मेरा खा पी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं वो क्रॉनिक टिक फीवर के सिम्टम है, तो इससे एंटीबॉडी कम बनेगी। खान पीन अच्छा नहीं, मेल न्यूट्रिशन है, पूरी डाइट अच्छी नहीं दे रहे, उससे एंटीबॉडी कम बनेगी। डिवॉर्मिंग प्रॉपर नहीं हुई, उससे एंटीबॉडी बनेगी। ब्रीड वाइज अब मैं एक कांटे की चीज बता रहा हूं, ध्यान सुन लीजिए। वैक्सीनेशन फेलियर क्यों होता है? इम्यूनिटी, सब जानते हो इम्यूनिटी से लिंक है, एंटीबॉडी जो बनेंगे इम्यूनिटी से बनेंगे। देखिए हिंदुस्तान में मोस्टली क्या चलन है, भाई साहब मुझे तो पिल्ला पालना, जोड़ा पालना है, गए किसी के यहां से लिया जोड़ा, हा बड़े खुश हो गए, ये जर्मन शेफर्ड का जोड़ा हम लेके आए हैं, लेब्राडोर का जोड़ा लेके हम आए हैं, खुश हो रहे हैं। लेकिन ये पता नहीं भाई बहन है तो आपने पाल लिए, जब भाई बहन के बच्चे पैदा हुए वो मार्केट में फिर सेल हो गए या गिफ्ट हो गए, वो आपके कहीं आप पिल्ला आपका ऐसा तो नहीं है, भाई बहन का क्रॉस का तो नहीं है। निश्चित 50 से 15-20% एंटीबॉडी कम बनेंगे और ऐसा बच्चा जीवन पूर्ण नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं बीमारी से जल्दी मृत्यु के पास होगा, क्योंकि नेचर नहीं चाहती कि भाई बहन के क्रॉस के बच्चे, कहीं चाहे हिंदू धर्म में हो, आदमियों में हो चाहे जानवरों में हो, भाई बहन के क्रॉस से बच्चे पैदा नहीं हो सकते, क्योंकि इनब्रीडिंग कोफिशिएंट नीचे गिर जाता है, बॉडी रेजिस्टेंट गिर जाता है साइंटिफिक वैज्ञानिक तौर से। और एक हुआ मेरे साथ 4-5 दिन पहले, सज्जन आए, बोले डॉक्टर साहब मेरे बता दिया नहीं उन्होंने, बोले डॉक्टर साहब मेरा एक पिल्ला है, उसका पिल्ला है मेरे पास, उसका पैदाइशी पैर नहीं है, तो समझ लिए वो इनब्रीडिंग का। मैंने भैया ऐसे क्यों हुआ, ऐसा पैदा हुआ? मैंने तुरंत पूछा, मैंने कहा ऐसा तो नहीं भाई बहन से क्रॉस हो गया? उन्होंने कहा माँ और बेटे से क्रॉस हो गई, जो डॉग थी माँ थी और कुत्ता पाल लगा उनका बेटा रिलेशन में था, उससे क्रॉस हुई। एक पिल्ले का पूरा पैदाइशी पैर नहीं था, तो बाकी पिल्ले भी उन्होंने सेल कर दिए, तो कहाँ पूरे जीवन नहीं जी पाएंगे, वो ऐसे डिस्प्यूट होंगे। डॉक्टर साहब आपने वैक्सीन लगाई, मेरा पिल्ला मर गया या वैक्सीनेशन फेलियर हो गया, ऐसा हुआ, तो वो इनब्रीडिंग के पक्ष कहलाते हैं। इससे पिल्लों से बचेंगे, वो आप पता होना चाहिए आपको, पिल्ला कहीं इनब्रीडिंग का तो नहीं है। फादर एंड डॉटर की शादी, आपके पास जो पिल्ला आया वो कहीं उनका संबंध का तो नहीं, फादर है उसने अपनी बेटी को क्रॉस किया है, उससे बच्चे आए हैं, वो आपके पास आ गए। पता है आपको इस चीज का? नहीं पता है, ऐसा ना हो, ऐसा पिल्ला आपके घर में आ गया तो हो गया कबाड़ा। यानी इनब्रीडिंग के पप्स बोलेंगे, ब्रदर सिस्टर के पप्स, मदर एंड सन के संबंधों से पप्स, फादर एंड डॉटर के क्रॉस से पप्स, ऐसे बच्चे आपके पास आ गए तो गुड़ गोबर। इससे इनब्रीडिंग कोफिशिएंट डिस्टर्ब हो जाता है और इम्यूनिटी 0 हो जाएगी। ऐसे नेचर नहीं चाहती कि ऐसे बच्चे मेरी धरती पर जमीन पर जिंदा रहें, वो खुद चाहती मर जाए मतलब इम्यूनिटी कमजोर है, उनमें वैक्सीनेशन फेलियर होगा। फिर वो डॉक्टर से झगड़ा हो, डॉक्टर साहब आपने टीका लगाया, मेरा कुत्ता बीमार पड़ गया, पारो बन गया, क्यों बन गया? लेकिन आपकी जिम्मेदारी है ये सारी चीजें, पूरा वीडियो सुन लो, देख लो कि कमी कहां रह रही है। जहां पिल्ले लेके जाएं तो देखें एक पिंजड़े में 8-10 पिल्ले भरे पड़े हैं, देख लें साफ सुथरी जगह कहाँ किससे लेके आना है। पिल्ला दूध पीते हुए हेल्दी पिल्ला है, 3-4 पिल्लों में खेल रहा, उसे उठा के देख लें। दिल्ली बड़े बड़े शहरों में एक पिंजड़े में 8-10 पिल्ले भरे हैं, वहां से उठा लगे, ऐसे नहीं, प्रॉपर चेक करके लाना चाहिए।
और सुनिए एक और बड़ा, पंजाब से पिल्ला आप ट्रेवलिंग होके आया, जो जहां से आप ले रहे हो वो पंजाब से लाए, शाम को सुबह आपको पकड़ा दिया। अब आप देखिए, आप ट्रेन से बाई एयर से पंजाब से आप मुरादाबाद दिल्ली बाई एयर आए, क्या थकावट नहीं होगी? होगी। 100 बाई एयर आई तब भी होगी। इसे बोलते हैं ट्रेवलिंग सिकनेस। वो पिल्ला आपके पास आ गया, वो बीमार होने का डर है या फिर वैक्सीनेशन फेलियर होने का डर है, ऐसा हुआ है। टिक फीवर बन गया, संभल का केस था, पहला मरा टिक फीवर से, वो भी ऐसे बाई ट्रेन आ गया मई के महीने में, बहुत बड़े नामी ब्रीडर है उनके यहाँ से आ गया। फिर उन्होंने दूसरा भेजा, वो फिर टिक फीवर में बन गया, बड़ा मुश्किल से उनसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बचा पाए। वो पिल्ला आज भी है संभल में। तो ऐसे पप से बहुत ज्यादा दूरी के ट्रेवलिंग से बचना है। लाइए, एसी में रख के लाइए, बाई एयर आना चाहिए, बाई एयर नहीं तो कार से आए, बस से ले, एसी में आए और 1-2 दिन रेस्ट करे, तब आपके पास आना चाहिए।